कलीम मेमन साहब। शुक्रिया डिप्टी स्पीकर साहब। सबसे पहले तो मैं जो इजराइल ने ये जो ईरान के ऊपर हमला किया है उसकी सख्ती से मजम्मत करता हूँ। ये जिस तरह का ग्रेटर इजराइल का इनका ये ख्वाब है, इंशाल्लाह कभी भी ये पाया तकमील तक नहीं पहुँचेगा। और मुझे बड़ी खुशी है कि पाकिस्तानी कौम जिस तरीके से मुत्तहद होकर ईरान के साथ खड़ी है, इंशाल्लाह हम उनके साथ खड़े होंगे और इंशाल्लाह फतेह उनकी होगी। उसके साथ साथ मैं अल्लाह ताला का बहुत बहुत शुक्र अदा करना चाहता हूँ कि ये जो ताज़ा भारत का जो पाकिस्तान पे हमला था उसका माशाल्लाह उसमें पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने फतह नसीब की, और उसके लिए मैं समझता हूँ कि हमें अपनी पाक फौज को भी बहुत ज़्यादा क्रेडिट देना पड़ेगा। जिस बहादुरी से और दानिशमंदी से और दिलेरी से उन्होंने ये मुकाबला किया, इसके लिए वो खराज तहसीन के लायक हैं। लेकिन जब ये जंग होती है तो उसके दो एस्पेक्ट्स होते हैं। एक तो मिलिटरीली जो हमने एंगेजमेंट की, लेकिन उसके साथ साथ जो हमारा बयानिया है, जो प्रोपेगेंडा है, उसको भी आजकल के डिजिटल दौर में इंटरनेट का ज़माना है तो वो पेश करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उसमें जो किरदार हमारे चेयरमैन पीपल्स पार्टी हमारे बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का और उनकी पूरी टीम का जो रहा है, और जिस तरह से वो यूरोपियन ममालिक में गए, वाशिंगटन में गए, न्यूयॉर्क में गए, यूके में गए, ब्रसल्स में गए, और जिस बेहतरीन तरीके से उन्होंने पाकिस्तान का जो मुकदमा लड़ा है, मैं समझता हूं कि ऐसा कोई पाकिस्तान में लीडर मौजूद नहीं है। उन्होंने बिल्कुल अपने नाना शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो और हमारी चेयरपर्सन शहीद रानी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का जो है बिल्कुल ही हमें उनकी याद ताज़ा कर दी है, और इसके लिए हम उनके भी बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ और पूरी कौम उनकी शुक्रगुजार है। असल में जो पीपल्स पार्टी का हमारा जो मौक़िफ़ रहा है, इस हुकूमत के हम इत्तेहादी ज़रूर हैं, और ये हम इत्तेहादी इसलिए बने हैं कि मुल्क को जितनी मुश्किलात का सामना था, जिसमें खासकर जमहूरियत खतरे में थी, मुआशी पाकिस्तान के हालात जो बड़े ख़तरनाक थे, और जिस तरह से पीपल्स पार्टी ने साथ दिया है, कुर्बानियाँ दी हैं, मैं समझता हूँ उसको किसी भी हुकूमत को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। हम एलाए ज़रूर हैं, आइनी पोजीशंस हमारे पास हैं, लेकिन इसके साथ साथ सिंध की आवाम का भी मैंडेट हमारे पास है, और उस मैंडेट को जरूर नजर आती है, जिसमें कुछ चीजें मैं यहाँ पे आपको बताता चलूं। सबसे पहले तो जो हमारे कुछ दोस्तों ने भी बात की, जो स्कीम्स PWD जब अबॉलिश हो गया, जब सारे सूबों में उनको ये स्कीम्स एग्जीक्यूट करने के लिए दी गई, तो ये सिंध के साथ ज्यादती क्यों? उस पर ज़रूर हमारे कुछ और इत्तेहादी दोस्त हैं, उनको ये कुछ एतराज़ भी होगा। कराची के हवाले से कुछ तकारीर भी हुई कि सिंध गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। तो कुछ आदाद व शुमार मैं कराची के हवाले से जो सिंध गवर्नमेंट ने किए हैं वो भी मैं बताता चलूँ। 2025-26 में कराची के लिए 200 अरब की एलोकेशन रखी गई है, और वो मेगा प्रोजेक्ट्स हैं। आप जाकर सिंध का बजट उठा के देख लें, उसमें हर चीज़ अच्छे तरीके से मौजूद है। उन प्रोजेक्ट्स की तफसीलात अगर आप देखें तो उसमें क्लिक, ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, काफ़ी अरसे से चल रहा है। वाटर बोर्ड की बात कर लें, सॉलिड वेस्ट की बात कर लें। कुछ एक दोस्त ने यहाँ पे बात की कि लाहौर में जो BRT बनी वो पंजाब हुकूमत ने बनाई, पेशावर में जो बनी वो KPK की हुकूमत ने बनाई। तो कराची में जो ऑरेंज और रेड लाइन है उसका पता नहीं क्यों वो जिक्र नहीं करते। वो पीपल्स पार्टी का प्रोजेक्ट है, काफ़ी काम हो भी चुका है और कुछ हो भी रहा है। साथ साथ इसमें और भी बहुत सारे इंटरचेंजेस भी बन रहे हैं। उसमें आप शाहरा भुट्टो को जो अभी बन चुकी है मलीर तक, और जिससे आधे घंटे से ज़्यादा ट्रैवल टाइम हमें जो है उसमें बचत हो रही है, वो भी हमें भूलना नहीं चाहिए। उसके साथ साथ और अगर बातें की गई जो वादे हमसे वफाकी हुकूमत ने किए गए, जिसमें HEC की एलोकेशन यूनिवर्सिटीज़ के हवाले से 4.8 अरब का वादा किया गया, लेकिन अफसोस की बात यह है कि सिर्फ 2.8 अरब उसमें रिफ्लेक्ट किए गए हैं बजट में, जो कि सिंध के साथ, सिंध की यूनिवर्सिटीज़ के साथ नाइंसाफी है। आप सक्खर हैदराबाद मोटरवे की बात ना करें तो मैं समझता हूं कि ये बहुत ज़्यादा नाइंसाफी होगी।
प्रोजेक्ट तो ये सिंध हुकूमत पीपल्स पार्टी के इसरार पे जरूर शामिल किया गया है, लेकिन 400 अरब की इस प्रोजेक्ट में सिर्फ 15 अरब एलोकेशन एक निहायत ही मैं समझता हूं कि एक ये नामुनासिब बात है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट सिर्फ सिंध का नहीं है, कनेक्टिविटी आपकी पोर्ट से है, और जिस तरह से मैं समझता हूँ उसमें रेवेन्यू कलेक्शन होगा, इससे सिर्फ सिंध को नहीं पूरे पाकिस्तान को फायदा होगा, और ये बहुत जरूरी प्रोजेक्ट है, इसको उतनी ही इंपॉर्टेंस दी जाए तो ये ज्यादा बेहतर होगा। इसके अलावा K4 की बात कर लें, K4 के हवाले से सिर्फ और सिर्फ 3.25 अरब रुपए रखे गए। ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट भी नहीं है, इसमें 40 अरब की जरूरत थी, और जिस तरह से कराची की बढ़ती हुई आबादी को पानी की जरूरत है, ये एक बहुत जरूरी प्रोजेक्ट है जिसको जितना जल्द उसको कंप्लीट होना चाहिए, और इसके लिए भी हुकूमत को ये सोचना चाहिए कि एलोकेशन बढ़ाई जाए। इसके साथ साथ एक और बड़ा जरूरी मसला है, आप बात करते हैं बिजली की कीमतों की, यूनिट्स बढ़ाए जाते हैं। हुकूमत का जब ये PDM की हुकूमत आई, उनका पहला काम ये था, ग्रीन एनर्जी को सपोर्ट किया गया, इसमें प्राइम मिनिस्टर साहब का भी इसमें वाज़ेह पॉलिसी स्टेटमेंट है। पहले साल किया उसी पॉलिसी के मुतज़ाद जो 27 रुपए आपको जो नेट मीटरिंग का रेट था उसको कम किया गया, 10 रुपए पे ले आए, चलें वो भी ठीक है, बाय बैक पीरियड बढ़ गया। लेकिन अब जो 18% उस पर सेल्स टैक्स सोलर पैनल्स पे लगाया गया है, मैं समझता हूं कि ये एक आम आदमी के लिए तकालीफ को और भी बढ़ा रहा है। इस चीज को फौरी तौर पे खत्म किया जाए, ताकि एक आम आदमी जिसके पास वैसे ही इलेक्ट्रिसिटी का इतना बड़ा बोझ है, वो अपनी जेब से अगर सोलर पैनल्स या सस्ती इलेक्ट्रिसिटी के उसमें जा रहा है, क्लीन एनर्जी का जो हमने ख्वाब दिखाया हुकूमत ने, उसको पाया तकमील पहुंचाने के लिए बहुत जरूरी है कि 18% इस सेल्स टैक्स को खत्म किया जाए। और ये इतनी बड़ी रकम भी नहीं होगी, मैं समझता हूँ इतना तो फिस्कल स्पेस हमारे पास होता है कि इसमें ये पैसे कहीं और से भी हासिल हो सकते हैं, तो इस चीज को भी फौरी तौर पे खत्म किया जाए। इससे आगे अगर आप जाएं तो मिनिमम वेज 37,000 रुपए, जो कि एक निहायत ही आजकल के महंगाई के दौर में मामूली है। हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने कि जी देखें हमने इन्फ्लेशन को इतना कम कर दिया है, तो इसकी वजह से, और हमारे जो ताजिर, खासकर जो हमारे कारोबारी लोग हैं जिनकी फैक्ट्रीज हैं, वो जो है इस चीज पे राजी नहीं होते, हमें एक्सपोर्ट्स अपनी कम्पिटिटिव बनानी है। लेकिन उधर आप 2.5 रुपए कार्बन टैक्स भी लेवी कर रहे हैं, उसकी वजह से जो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ेगी, और इन्फ्लेशन की अगर आप बात करें तो 100 रुपए वाली चीज 150 की तो वैसे ही हो चुकी है। अब वो कम तो नहीं हो रही, सिर्फ महंगाई की जो शरह है बढ़ने की, सिर्फ वो कम हुई है, वो 150 की चीज 100 नहीं हो रही। तो मेहरबानी करके कुव्वत खरीद लोगों की बहुत कम हो चुकी है, इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हमें मिनिमम वेज को इंक्रीज करना चाहिए, और उसमें मेरी गुजारिश होगी कि इसको मिनिमम 50,000 तक जरूर लिया जाए। और ये एक ऐसे, मैं समझता हूँ अवाम की फलाह के लिए ये फैसले हैं जो कि इस हुकूमत को लेने चाहिए। अगर ये फैसले नहीं वापस होते तो पीपल्स पार्टी भी अपनी जो फैसले हैं वो अपने हिसाब से उनको सोचेगी, और इस बजट में वोटिंग पे भी ये असरअंदाज हो सकता है तो हुकूमत को। और ये ना ही कोई ब्लैकमेलिंग है, ये सिर्फ आवाम के लिए, मैं समझता हूँ जो आवाम के मुफाद में चीजें हैं उसके लिए हमारा एक उसूली मौक़िफ़ है, और ये एग्रीड हुआ है। तो इस चीज को मैं समझता हूँ हुकूमत को इससे बैक ट्रैक नहीं करना चाहिए। इसके साथ साथ एग्रीकल्चर पे आप आ जाए, एग्रीकल्चर पे नॉमिनल बताते हैं कि 0.5% ग्रोथ है, लेकिन जो हमारी मेन क्रॉप्स है, वीट की अगर आप बात करें, गंदुम 6.5% उसका जो वाइंड अप कीजिएगा आपके, जी उसका एरिया कम हो चुका है, 8.9% उसकी प्रोडक्शन कम है। राइस का एरिया तो 7% बढ़ा है, लेकिन 1.5% उसकी प्रोडक्शन कम है। इसी तरह कॉटन 15.7% प्रोडक्शन कम है। ये एक बहुत ही सीरियस हमारे लिए सिचुएशन है, फूड सिक्योरिटी का मसला है, और हमारे लिए
एग्रीकल्चर को बूस्ट करना, जैसे सब्सिडी देना, फर्टिलाइजर, DAP, उनकी रेट्स कम करना, ये बहुत ज़रूरी है। पानी की अवेलेबिलिटी भी इसमें आ जाती है और उसमें कोई सपोर्ट प्राइस वीट के लिए भी नहीं है, जिसकी वजह से ये सारे मसाइल हमारे लिए बढ़ते जा रहे हैं। पॉपुलेशन ग्रोथ का अलग मसला है, इसमें अगर आप एग्रीकल्चर को सपोर्ट नहीं करेंगे तो मैं समझता हूँ ये मुल्क के साथ, पाकिस्तान की आवाम के साथ एक बहुत बड़ी ज्यादती होगी। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप किसी भी डेवलप्ड मुल्क में जाएं तो वो अपने इलेक्शन प्रोमिसेस होते हैं, उनकी हर 3 महीने बाद वो बूस्ट करते हैं कि हमने इतनी जॉब्स क्रिएट की। इस बजट में बदकिस्मती से ऐसा कोई फिगर ही नजर नहीं आता। आप लोगों को सरकार रोजगार नहीं दे सकती, लेकिन ऐसे मौके पैदा करती है, ऐसे आपको कारोबारी इंसेंटिव देती है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स हैं, उसके अलावा नए यहाँ पे फैक्ट्रीज लगनी चाहिए ताकि जॉब क्रिएशन हो। ऐसा कोई मुझे यहाँ पे फिगर नजर नहीं आता, जो कि मेरे ख्याल में एक बदकिस्मती है हमारे मुल्क की। हम इस चीज पे हमें तवज्जो देनी चाहिए, वरना जो ब्रेन ड्रेन हो रहा है जिसकी वजह से हम बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। सर एक सिर्फ थोड़ी सी चीज, सर मैं अपने थोड़ा जिले के हवाले से भी बात करता चलूं कि हमारे यहाँ विंड पावर का पूरा बहुत बड़ा कॉरिडोर है। लास्ट ईयर भी मैंने यही बात की थी, लेकिन हमें कोई बेनिफिट नहीं मिलता, कोई वहाँ पे लोकल लोगों को नौकरियाँ नहीं है, लोड शेडिंग हमारे 12 से 16 घंटा है, CSR हमें नहीं मिलता, उस पर AEDB को जरा तवज्जो देनी चाहिए। एक NHA का भी एक बहुत बड़ा मसला है, गाड़ों से केटी बंदर बहुत मशहूर पोर्ट है, काम थोड़ा सा शुरू हुआ है, उस पर फंड अलोकेट किए जाएं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है RBOD, राइट बैंक आउटफॉल ड्रेन, जो कि जामशोरो एक नाकारा प्रोजेक्ट, 40 अरब रुपए खर्च हो चुके हैं, तबाही का जिम्मेदार है ठट्टा और जामशोरो की जमीनों का। मेहरबानी करके उसके ऊपर अलोकेशन करके इस प्रोजेक्ट को बंद किया जाए, वरना ये फ्लड्स में भी हमें और ज्यादा खतरात होते हैं। इस चीज को शुक्रिया। माइक खोले, आखिरी चीज करें प्लीज। सर ये सारी चीजें तो और एक सर जो टैक्स की बात मैं करता चलूं, जो 5% लेवी उन्होंने किया, ये 18वीं तरमीम के बाद सिंध के हवाले कलेक्शन है, सिंध सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज उससे वसूल करती है। ये आइन के खिलाफ है, इस चीज को मेहरबानी करके इस अनोमली को खत्म किया जाए, वरना ये एक इलीगल चीज होगी जो ये गवर्नमेंट कर रही है। तो मेहरबानी करके इन सारी गुजारिशात पे जरा नोट भी किया जाए। सिर्फ एक हमारे मिनिस्टर तो कोई मौजूद नहीं है, सिंध से सिर्फ एक ही रिप्रेजेंटेटिव हमारे फेडरल कैबिनेट में है, खेलदास साहब, वो भी सुनते रहते हैं सबकी बातें। तो मेरी ये गुजारिश होगी जितनी मेहनत वो कर रहे हैं, सर बैठे भी हैं, एक मैंने उनका उनको देखा नहीं, लेकिन खेलदास साहब सिर्फ वही सुनते रहते हैं ज्यादातर, और तो कोई होता नहीं है। तो इनको ही कोई अपग्रेड करके फेडरल मिनिस्टर बना दें ताकि वो आगे बैठ के हमारी चीजें जरा नोट तो करें अपनी लीडरशिप के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया।